हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की स्टोरी एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपके लिए बहुत सारे और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्द। खास करके मैं आपके लिए एक्सरसाइज का पार्ट लाने वाला हूं। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स बना के मैं आपके लिए अपलोड करूंगा ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। फ्रेंड्स, उसका जो स्टोरी है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज़ आप पार्ट 3 को देख लीजिएगा। उसका स्टोरी मैंने अलग से भी पार्ट बना के मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उनके कुछ वर्ड्स हैं, उनका डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, यानी आप अपने लोगों से क्या चाहते हैं। अगर आपको ये पता है कि मैं मेरे लोगों से क्या काम करवाना चाहता हूँ, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अगर आप उनसे सस्ते और अच्छे में काम ले लेते हो, यानी अगर आप उनसे काम निकलवा लेते हो इन द बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में, इट मीन्स आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो किया। तो उसमें क्या टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम ये 7 चीज़ें एक एक करके देखने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स जो आपको दिया गया है वो क्या दिया है? फंक्शनल फोरमैनशिप। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन और प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपने सुना रहेगा डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में बताया गया कि काम डिवाइड करके देना है। उसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड करके इसको क्या नाम दिया? फंक्शनल फोरमैनशिप। यानी यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यानी प्लानिंग करने वाले लोग और होंगे, यानी सोचने वाले डिसाइड करने वाले लोग और होंगे, और काम को अंजाम देने वाले यानी इंप्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूट करने वाले लोग और होंगे। थर्ड पॉइंट वही है, दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। अंडर फैक्ट्री मैनेजर, ये फैक्ट्री को एप्लीकेबल जहाँ प्रोडक्शन होता है, अंडर फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। 2 तरह के इंचार्ज होंगे, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, फिलहाल इसको याद कीजिए थोड़ा। ईच वर्कर हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कितने फोरमैन्स होंगे? 8 फोरमैन्स। 8 लोगों से इन्होंने ऑर्डर्स लेने हैं और इसको किस तरह से किया गया है ये आपके सामने। तो ये जो ऊपर फैक्ट्री मैनेजर है उसके अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं। एक है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 तरह के लोग काम कर रहे हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। जबकि प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग हैं: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, तो टोटल 8 लोग काम कर रहे हैं। ये 8 लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे वर्कमैन यानी एम्प्लॉयज को। कैसे? एक एक करके देखते। तो अंडर प्लानिंग इंचार्ज कितने लोग रहेंगे? 4। रूट क्लर्क किसे कहेंगे? ही टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, यानी ये बंदा रूट फिक्स करेगा। पहले मटेरियल कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा, तो ये रूट तय करेगा, रास्ता तय करेगा कि मटेरियल कैसे मूव होगा। दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि इस काम को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है? लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते रहना है, तो वो हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को डिसाइड करेगा। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा टाइम इन विच वर्क वुड बी कंप्लीटेड। टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड, कितने समय के अंदर कितना काम होना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, डिसाइड कौन करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
फिर चौथा नंबर पे जो व्यक्ति है डिसिप्लिनेरियन, ये बंदा डिसिप्लिन के इंप्लीमेंट करेगा, यानी ये देखेगा कि वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स, यानी कोई भी बंदा फैक्ट्री के रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये उसका काम है, ये सब वो इंश्योर करेगा कि वर्कर्स ने क्या क्या फैक्ट्री रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग के अंदर 4 लोग आते हैं। फिर 4 लोग आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या करेगा, ये बंदा गैंग का बॉस रहता है, यानी वर्कर्स के ऊपर रहता है, जो उनसे काम करवा के लेता है। स्पीड बॉस इंश्योर करेगा दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन द स्पेसिफिक टाइम्स, वो स्पीड चेक करेगा कि बराबर से टाइम के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वक्त पे सब काम खत्म होना चाहिए, काम में डिले नहीं होना चाहिए, इसका काम। रिपेयर बॉस क्या करेगा, वो हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस देखेगा, कोई मशीन वगैरह खराब नहीं, बंद नहीं पड़नी चाहिए, अगर बंद पड़ गए तो फटाफट से उसको रिपेयर करना, ताकि काम कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यानी रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, इंस्पेक्शन करेगा इंस्पेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। अगर हम ये 8 लोगों को शामिल करते तो डेफिनेटली काम अच्छे से होगा, एम्प्लॉयज से हम बेस्ट काम ले पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी एक्टिविटी। स्टैंडर्ड यानी लेवल, हर एक्टिविटी के लिए ना हमने एक स्टैंडर्ड को फिक्स करना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए सेकेंड पॉइंट पढ़िए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यानी हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, रॉ मटेरियल का क्या स्टैंडर्ड, क्या क्वालिटी रहेगा, कौन से मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, तो हमने एक स्टैंडर्ड, एक लेवल फिक्स करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जितना हो सके सिंप्लीफाई तरीके से काम करो, एलिमिनेट करो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी फालतू की ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस नहीं करनी। मैं मैकडी का आपको एग्जांपल देता हूँ। मैकडी जब इंडिया में आया था ना, तो उन्होंने 50 तरह की बर्गर की वैरायटी लाई थी। 50 में से मुश्किल से 6-7 तरह की वैरायटी चल रही थी, बाकी नहीं चल रही थी। यानी इतना मगजमारी करके हम स्टॉक बनाए और वो चल भी नहीं रहे, तो स्टॉक को मैनेज करने में तकलीफ हो रही। तो फिर उन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया। उन्होंने क्या कर दिया, जो चीज़ें चल रही है, जिसका डिमांड ज़्यादा है, वही चीज़ें मेन्यू में रखी, बाकी धीरे धीरे हटा दिया गया। तो अपने प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई करके रखना है, प्रोडक्ट वही चलाते रहना है जिसकी ज़्यादा डिमांड है। क्यों ऐसा करना है, वहाँ पे दिया गया, इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, हमारा लेबर का कॉस्ट बचेगा, मशीन्स बचेंगे, टूल्स बचेंगे, और हम सस्ता और अच्छा भी दे पाएंगे। तो इट इम्प्लाइज रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, इससे हमारा स्टॉक भी कम होगा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी हमारे जो भी इक्विपमेंट्स मशीन है उसका हम बेस्ट यूज़ कर पाएंगे, जो चीज़ें चल रही है वही प्रोडक्ट्स। तो सिंप्लीफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। आगे चल के स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। आप कमिंग ईयर्स में मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो 6 सिग्मा आजकल हम फॉलो करते हैं, केजन का हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ये सब स्टैंडर्ड में आता है कि हमने 6 सिग्मा फॉलो करना है, केजन को हमने फॉलो करना है। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां लास्ट टाइम में लिखे हैं, जैसे नोकिया की बात करें, अभी तो खैर नोकिया बिक गई, लेकिन पुरानी बात है, टाइम था नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन लाया, सिंप्लीफिकेशन किया, इसके लिए आज भी इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। थर्ड टेक्निक इज मेथड स्टडी। फ्रेंड्स क्या होता है, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए ना कई तरीके के मेथड्स होते हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजर। तरीके तो कई है, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। टू डिटरमाइन द बेस्ट मेथड एंड देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम नापते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टिल फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक, कंज्यूमर तक डिलीवर होने तक हमारे जो मेथड्स हैं वो सही होने चाहिए, ताकि हम टाइम, मनी, एफर्ट को कम कर सकें। कॉस्ट कम रहेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो हम सस्ता अच्छा दे पाएंगे, प्रॉफिट का लेवल हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। यस, हमने सस्ता भी देना है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमारा मेथड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। कोई भी एक्टिविटी फ्रेंड्स अगर हम कर रहे हैं तो मेथड को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से हर एक्टिविटी को कर रहे हैं कि नहीं। इससे हमारा कॉस्ट कम होगा और एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा। फोर्थ इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है, हमारे जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, फालतू के मूवमेंट्स को हमने अवॉइड करना है। अगर हमारे मूवमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं बॉडी का और काम कम हो रहा है तो थकान ज्यादा होगी, काम कम होगा। तो फालतू के मूवमेंट्स को हमने एलिमिनेट करना है। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। एक रिसेप्शन है, वेटर 2 जूसेस के ग्लास अपने हाथ में लेके आता है, 2 लोगों को सर्व करता है, फिर जाता है, फिर 2 ग्लास लेके आता है। तो उसको बोला गया अरे भाई एक ट्रे ले ले। अब एक ट्रे लेने से क्या होगा, उसमें 20 ग्लास आप लेके आके 20 लोगों को एट अ टाइम सर्व कर सकते हो। यानी मेहनत कम लगेगी, एफर्ट कम लगेगा और काम भी ज्यादा होगा। दैट इज मोशन स्टडी। तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। कोई भी काम करते समय आपके बॉडी के मूवमेंट्स कम से कम होने चाहिए और काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज मोशन स्टडी। It means movement of an employee in machine while completing a particular task. Unnecessary motions are sought to be eliminated. यानी फालतू के मूवमेंट्स को हमने अवॉइड करना है क्योंकि थकान कम होगी उससे फिर। ठीक है। It also helps in improving the efficiency of the employee. थकान कम होगी तो आपका efficiency का लेवल बढ़ेगा, आप पहले से ज्यादा काम कर पाओगे। It is used to know whether some elements of the job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. ये क्यों स्टडी करते हैं, 2 चीज़ों से का पता चलता है। कौन से अननेसेसरी स्टेप्स है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, हमें पहले क्या करना चाहिए, यानी हम सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं ताकि हम स्मूथली काम कर सके। तो इसके लिए मोशन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि मेहनत कम लगे और काम ज़्यादा हो। फिफ्थ, टाइम स्टडी। ये एक टेक्निक है ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक एक्टिविटी को काम करने को कितना एम्प्लॉय टाइम ले रहा है ये स्टडी करना बहुत जरूरी, ऑब्जर्व करना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक दिन में एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, तो वो हिसाब से कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक महीने में कितना काम हो सकता है। तो ये टेक्निक हमने फॉलो करना है टाइम स्टडी का। इसके लिए क्या करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। यानी कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा ये हमें पहले से पता होगा। पहले से पता होगा तो हम वो स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स रहेगा, कंडीशन फिक्स रहेगा, तो सबको पता है इतने टाइम में इतना काम करके देना है। नहीं करके दिया तो ऊपर से हमें 4 बातें सुनने को मिलेंगी। एक टेक्निक है यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा। अब हर वर्कर को पता है कि इतने टाइम के अंदर इतने यूनिट्स बना के देने हैं। नहीं बना के दिया तो बॉस 4 बातें सुनाएगा, पगार भी कम कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी हर बंदे को पता रहता है कि इतना काम करना है तो फिर वो हिसाब से वो करने की कोशिश करेगा और ये करना बहुत जरूरी है। फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है, जब इंसान को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मिलता है। जब बंदे को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मिलता है उसको हम बोलते हैं फटीग। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड। बंदा थक गया फिजिकली एंड मेंटली। क्यों थक गया, इफ ही डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। यस, काम के बीच में रेस्ट पॉज लेना बहुत जरूरी है। बीच बीच में रेस्ट पॉज नहीं लेंगे, कंटिन्यूसली मशीन के साथ मशीन बन के काम करेंगे तो इंसान थक जाएगा। द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प द एम्प्लॉय टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क विद सेम कैपेसिटी। यस, अगर आप थक जाते हो तो बीच में थोड़ा पॉज ले लिया, रुक गए, तो फिर आप उसी जोश के साथ काम कर सकते हो, उसी स्टेमिना के साथ और उसी कैपेसिटी के साथ। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से फटीग होता है, यानी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस मिलता है। it has an adverse effect on the health and efficiency of the employees. फिर एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो it helps to reduce, fatigue study helps to reduce the level of fatigue. It is very important to maintain the operational efficiency of the employees. Friends, इसीलिए किसी भी कंपनी में जब कोई बंदा काम करता है तो उनको लंच ब्रेक दिया जाता है, बीच में टी ब्रेक वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे कई बार उनको पॉज लेने का ये टाइम दिया जाता है ताकि वो फिर से वो अच्छे से काम कर सके, अपना बेस्ट दे सके, वरना वर्कर थक जाएगा, दूसरे दिन काम पे नहीं आएगा। तो फटीग स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इंसान जल्दी बोर नहीं होना चाहिए, जल्दी थकना नहीं चाहिए।
आगे बढ़ते दोस्तों, डिफरेंशियल पीस रेट वेज सिस्टम, ये लाया एफडब्ल्यू टेलर ने। डिफरेंशियल पीस रेट वेज सिस्टम क्या होता है? टेलर ने डिसाइड किया कि ये सिस्टम लाना जरूरी है। क्यों? इससे पता चलेगा कौन सा वर्कर फटाफट काम कर रहा है, यानी कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है, कौन सा घोड़ा है, कौन सा गधा है, कौन सा ईमानदारी से फटाफट से काम कर रहा है, कौन सा कामचोर है। इतना ही नहीं, जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा मिले, यानी ही वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स। टेलर चाहते थे जो अच्छे एम्प्लॉयज है, एफिशिएंट वर्कर्स है, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एन इनएफिशिएंट वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन द स्टैंडर्ड आउटपुट। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। डिसाइड किया कि भाई डेली कम से कम 100 यूनिट बनाने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स किया, डेली कितने यूनिट? 100 यूनिट। एक यूनिट का 5 रुपया, यानी 100 यूनिट हर बंदा बनाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट्स, 500 रुपया दिन का मिलेगा। पर शर्त यह है कि जो 500 से ज्यादा यूनिट बनाएगा उसको 5 की जगह 6 रुपए से पेमेंट करेंगे। 5 की जगह 6 से पेमेंट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। बराबर 100 से ज्यादा यूनिट बनाते हैं तो सब 6 के हिसाब से पेमेंट होगा, यानी 500 की जगह 600 हो जाता है। 100 बनाया तो प्लस 10 यूनिट भी उसने एक्स्ट्रा बनाया तो 6 रुपए के हिसाब से 60 हो जाता है, तो 660 हो जाता है। सिर्फ 10 यूनिट भी अगर वो एक्स्ट्रा बनाता है तो इससे कुछ एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, जो 100 से कम बनाएगा उसको 5 की जगह 4 से पेमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड इज 5 रुपीज, लेकिन 100 यूनिट बनाने। 5 से ज्यादा बनाया तो 6 रुपए से पेमेंट करेंगे। 5 से कम बनाया तो 4 रुपए से पेमेंट करेंगे। अगर आप 90 यूनिट्स बनाते हो तो 4 रुपए से पेमेंट होगा। 4 9 या 36 प्लस उसमें 0 ऐड कर देना है तो 360 रुपए हो जाते हैं। अगर 10 यूनिट कम बनाता हूं तो मेरे को 360 मिलेगा। अगर मैं 100 बनाता हूं, 90 की जगह 100 बनाता हूं, यानी 10 यूनिट अगर मैं वो बना लेता हूं तो मुझे दिन का 500 मिलेगा। इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर स्टैंडर्ड आउटपुट लाने की कोशिश करेगा। भले वो ज्यादा नहीं करेगा लेकिन वो डेली 100 यूनिट तो बनाने की कोशिश करेगा ताकि 500 का नोट उसको मिलना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से उन्होंने ये प्रिंसिपल लाया कि डिफरेंट पीस रेट वेज सिस्टम होना चाहिए। इससे दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, प्लस जो एफिशिएंट व्यक्ति है उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उसको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर किए हुए रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये 7 पॉइंट्स आज हमने 7 टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया बाय एफडब्ल्यू टेलर। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस देखने हैं तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें कई वीडियोस का लिंक दिया रहता है, आप जो चाहे वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आईडी इज IMROC सर, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। एंड द लास्ट आप ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। उस पेज पे एक वर्ड देखेगा प्लेलिस्ट, वहां पे क्लिक करना। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस दिए गए, 11th के, 12th के, चैप्टर 1 2 3 ऐसे फोल्डर्स बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का मतलब भी फोल्डर्स होता है, या ताकि आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत ना लेनी पड़े। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।